हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर में हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था क्वांटम नंबर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख रहे हो। 1p 2d एंड 3f सब सेल्स आर नॉट पॉसिबल, वाई। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1p 2d और 3f सब सेल्स आर नॉट पॉसिबल। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बताया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस तरीके से, तो उसमें आप देखोगे तो 1p ऑर्बिटल 2d और 3f नहीं होते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको ये बता सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें 1p ऑर्बिटल की, तो 1p ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो n की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे p के लिए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये जान लो कि कभी भी n की वैल्यू कभी भी l के इक्वल नहीं हो सकती है। आपने पढ़ा था कि n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि n इक्वल टू अगर 1 है तो l की वैल्यू का 0 से n-1 तक होती है। ठीक है, तो 0 से n-1 मतलब 1 से 0 से n-1 अगर हम लेकर चलें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और n-1 मतलब 1 - 1 इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है। ठीक है, 0 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या दिया है, n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू 1 है। तो आप ये जान लो कि यहाँ पे n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे n और l की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसी वजह से यहाँ पे 1p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, या तो दूसरा अगर हम देखें जैसे 2d है, तो 2d में भी आप देखोगे तो n की वैल्यू 2 होगी, और l की वैल्यू d के लिए क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, s p d f इन चारों ऑर्बिटल्स के लिए बताया था। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ये सारी वैल्यूज़ l की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 2d के लिए n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 2 होगी। जबकि यहाँ पे आप फिर देख रहे हो n की वैल्यू और l की वैल्यू, तो 2d में आप क्या देख रहे हो, 2d ऑर्बिटल में n की वैल्यू और l की वैल्यू 2 है। दोनों की वैल्यू क्या है, n और l की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जबकि n और l की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी वजह से 2d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन l की वैल्यू यहाँ 2 है, तो l की वैल्यू अगर 2 है, तो l की वैल्यू अगर 2 है, तो इसके लिए अगर हम देखें n की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डायरेक्टली, तो n इक्वल टू 2 अगर है, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1 ही पॉसिबल है। और 0 और 1 मतलब कि 0 s ऑर्बिटल के लिए है और 1 किसके लिए है, p ऑर्बिटल के लिए है। इसमें d ऑर्बिटल के लिए दिया ही नहीं है l की वैल्यू। ठीक है, इसी वजह से आप बता सकते हो कि 2d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे d जो है वो 2 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के साथ है, जो कि d की वैल्यू जो होती है l के लिए, ठीक है, d की वैल्यू l की वैल्यू जो d के लिए होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये 2d पॉसिबल नहीं है। सेम उसी तरीके से आप 3f के लिए भी बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू f के लिए 3 होगी, यहाँ भी इक्वल हो जाती है वैल्यू। इस वजह से ये सारे सबसेल्स जो होते हैं ये पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है डिटरमाइन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। कभी कभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे या फिर ऐसे डायरेक्टली पूछता है कि इन सारे स्पीसीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जैसा कि Cl में अगर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा और 3p5 होगा। ठीक है, अब जरा देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3p में। अब p ऑर्बिटल में, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3,
पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड और ये थर्ड। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और इस ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड हैं, ठीक है। लेकिन ये लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है। मतलब अनपेयर्ड मतलब एक ही ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे अनपेयर्ड कहा जाता है। तो इसमें Cl में कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे, 1 होंगे। इसका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। तो Cl में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो Ni2+ का। तो अब देखो, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है आपका 28। अब 28 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, फिर 3p6 होगा, फिर 4s2 होगा, उसके बाद 3d8 होगा। 28 हो गया। अब जरा देखो, लेकिन है क्या, निकिल +2 है, Ni2+ है, ठीक है, Ni2+ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा। तो हमने रूल्स आपको क्या बताया था कि हम लास्ट के 2 सबसेल्स को देखेंगे, लास्ट के 2 सबसेल्स को हम देखेंगे और देखेंगे किसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। देखो 4s और 3d में 4s की ज़्यादा है, मतलब 4 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जिसका हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पे 2+ है, तो हमें 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देना होगा। अब 4s से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यहाँ से। अब क्या बचा, 3d8। अब d में देखो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, 5, 1 2 3 4 5। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो तो एक इसमें भर दिया, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद ये 6 7 और 8। देखो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है, लेकिन लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है। ये दोनों क्या है, आप क्या देख रहे हो, ये दोनों अनपेयर्ड है। इसका मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो Ni2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट ऑर्बिटल में देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स है। ऑर्बिटल बना के हम देखते हैं कि कौन ऑर्बिटल पेयर्ड है, कौन नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैग्नीज है, ठीक है, Mn है, Mn3+ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल Mn की बात कर रहा हूँ। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, फिर 2s2 के बाद 2p6 होगा, फिर 3s2 होगा, फिर 3p6 होगा, फिर 4s2 होगा, उसके बाद 3d5 होगा। लास्ट में आप देखोगे 3d5 होगा। अब 3d5 है तो d के 5 ऑर्बिटल्स आप बना लो, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, फिल होगा। अब 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सभी क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि एक भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में नहीं है, सभी क्या है, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए से इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। तो Mn में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो देखो, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस भी इन्हीं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बताया जाता है। तो देखो, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस हम उन्हें बोलते हैं जिन भी स्पीसीज़ में, कोई भी स्पीसीज़ है, कोई भी एटम है या कोई भी आयनिक स्पीसीज़ है, ठीक है, उन सब में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो सभी अगर पेयर्ड हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग फॉर्म में है, मतलब पेयर्ड फॉर्म में है, तो उन सारे सबस्टांसेस को क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस कहा जाता है, ठीक है। और डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको रखा जाता है तो ये रिपेल होता है, रिपल्शन होता है उनमें, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस जो होते हैं इनमें सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, मतलब सारे ऑर्बिटल के में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सबस्टांसेस को क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे नियान, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम +2। अगर हमें चेक करना हो तो हम देख सकते हैं, जैसे नियान हो गया, ठीक है, तो नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p में। अब 2p, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, 3 ऑर्बिटल होते हैं।
पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे फोर्थ में पेयरिंग होगी, फिफ्थ और 6। देखो तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड है, मतलब सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक। मतलब डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट में बता दूं कि जितने भी नोबल गैसेज होते हैं, जितने भी नोबल गैसेज होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे जितने भी नोबल गैसेज हैं ये सभी क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। देखो पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस ऐसे सबस्टांसेस हैं जिनमें एटलीस्ट 1 या फिर 1 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब किसी ऑर्बिटल में ऐसे सबस्टांसेस, ऐसे एटम्स या आयन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल आयंस हैं, अगर उन सारे मेटल आयंस या फिर किसी भी एटम्स के ऑर्बिटल में अगर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्हें पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस कहा जाता है। और पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो Cl, टाइटेनियम 2+, निकिल 2+, एक्सेट्रा। जैसे Cl का भी हमने आपको बताया, तो Cl में कितना था, 1 अनपेयर्ड था, इसलिए Cl क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और अभी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल Mn का हमने बताया, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना आया था, 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ। अब टाइटेनियम 2+ का आप निकालेंगे तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, Ni2+ का भी हमने जस्ट निकाला है तो इसमें कितना आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, तो जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस कहा जाता है। और एक सबसे खास बात बता दूं कि ऐसे सबस्टांसेस, ठीक है, मतलब जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो जनरली कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, कलर प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ कलर्ड होते हैं। मतलब जितने भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, या वो कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, ये क्या करते हैं, कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है उनमें, और ट्रांजिशन होने की वजह से वो सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी या वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उसी तरह का वो कलर शो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी ये क्या करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। अगर ऐसे सबस्टांसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, उसमें सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं, उनमें सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो उनमें क्या होगा, ईजिली क्या होगा, ट्रांजिशन होगा ही नहीं। इसी वजह से वो कलर की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस जो होते हैं कुछ न वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, वैसे कुछ एक्सेप्शंस भी अभी आप आगे पढ़ोगे हर क्लासेस में कि पैरामैग्नेटिक कुछ होते हैं जो अनपेयर्ड होते हुए भी वो क्या होते हैं, कलर नहीं शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो जिनमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, फिर भी वो कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सभी एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो आप ये जान लो, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, कॉपर सल्फेट आपने लैब में देखा होगा। कॉपर सल्फेट आप ब्लू वाइट्राल जिसको बोलते हैं, तो इसमें कॉपर का देखोगे तो +2 आयन होता है और सल्फेट पे 2-। तो देखो ये Cu2+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमने बताया है आपको, इसको याद रखो बच्चों, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है और बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको याद रखो, क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 न होके यहाँ पे क्या होता है, 4s1 होता है। ठीक है, उसके बाद 3d9 की जगह 3d10 होता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3d में। ठीक है, तो इसलिए 3d10 हो जाता है। अब जरा देखो Cu+2 की अगर हम बात करें, अगर +2 चार्ज है तो आप क्या देखोगे, पहले हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका है लास्ट के 2 सबसेल्स में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 4s का सबसे ज़्यादा, इसलिए यहाँ से, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद D में से 3d में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
ठीक है। उसके बाद कहाँ से निकलेगा, 3D में से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल से, तो डी में से एक निकलेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो ये 3D10 की जगह क्या हो जाएगा, 3D9 हो जाएगा। अब 3D9 होगा तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लास्ट में आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, अनपेयर्ड होगा, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, और इन्हीं ट्रांजिशन की वजह से कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखते हो ब्लू वाइट्राल या ब्लू कलर का ये होता है कॉपर सल्फेट। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो कि कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैसे मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और मैक्सिमम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कोई भी कलर की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स था इस चैप्टर से रिलेटेड। अब इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे अबाउ प्रिंसिपल हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल हो गया। तो इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।